बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूँ समी। इससे पहले आप इस कहानी की 265 हिस्सा सुन चुके हैं और अब 266 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। तो जानती हूँ उसने क्या जवाब दिया? कहने लगा कि वो तो मैं तुम्हें शीशे में उतारने के लिए अदाकारी कर रहा था। बाद में मैंने सलोमी से वादा कर लिया था कि सोनिया को जरूर अगवा कराऊंगा और अब ये अलग बात है कि मैं उसके अगवा को अपनी मतलब बरारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने बिल्कुल ठीक कहा। सलोमी तन कर बोली, सोनिया ने मेरी तौहीन की थी, उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो वाकई सजा की मुस्तहिक है। उसे तुम जैसी शानदार खातून की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं था। तुम ये बात क्यों कर रहे हो? सलोमी ने मुझे मशकूक नजरों से देखा। तुमसे उससे शादी कर चुके हो? मैंने एक जोरदार कहका लगाया। अरे वो तो मैंने अदनान को गोली दी थी। मुझे तो खुद इस बात पर यकीन नहीं आया था। सलोमी के चेहरे पर मेरी तरदीद से सुकून के आसार नजर आए। ये यकीन करने वाली बात थी ही नहीं। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, उसमें रखा ही क्या कि मैं उससे शादी करता। कोई मेरा दिमाग खराब थोड़ी है, लेकिन मुझे अदनान से ये तवक्को नहीं थी कि वो तुम्हें हर बात से आगाह कर देगा। मैं सोफे से उठा और आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में ले लिया। क्या तुम वाकई मुझे बेखबर रखना चाहती हो? वो मुझ पर फरिश्ता होने के अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरा ये मकसद नहीं था, मैं तुम्हें कैसे बेखबर रख सकती हूँ? फिर मैंने उसकी गीली कमर पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। तो तुम इतनी बरहम क्यों हो रही हो? अदनान बहुत मतलब परस्त है। उसने एक जान दो कालब होने की कोशिश की। मुझे उस पर गुस्सा आ गया, लेकिन मैं मतलब परस्त नहीं हूँ। मैंने उसे खुद से मजीद करीब कर लिया। मुझ पर तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? नहीं। वो मेरे चेहरे पर अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, लेकिन तुम बहुत जल्दबाज हो। मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया है। ओह माफ करना। मैंने उसकी कमर पर अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, मगर वो अब भी मेरी आगोश में ही थी। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, मैंने भी अभी लंच नहीं किया। मैं भी अब क्या नाश्ता करूंगी? तुम्हारे साथ ही किसी अच्छे से होटल में खाना खा लूंगी। क्या इस हुलिये में चलोगी? मैंने उसके बारीक शब्बे ख्वाबी के लिबास की तरफ इशारा किया जो उसने नहाने के बाद दोबारा पहन लिया था। तुम्हारी मौजूदगी में तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा। वो बेहयाई से मुस्कुराई। अच्छा तो मुझे भी नहीं लग रहा, लेकिन अभी हमें बाहर जाना है, वहाँ तो एक हुजूम होगा। जी तो चाहता है कि जब तक तुम्हारे साथ रहूं इससे ज्यादा जिस्म पर कोई लिबास ना हो, उसने पहले किसी बेहयाई से कहा। लेकिन मजबूरी है, उसे किसी बात में कोई बाक नहीं था। और क्यों होता? उसके पेशे में तो बेझिझक होना लाजमी तसव्वुर होता है। हिजाब तो इस पेशे के करीब से भी नहीं गुजरता। लिबास तब्दील करने के मामले में भी उसने उसी रवायती बेहिजाबी का मुजाहरा किया। मसलन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। मैंने सलोमी के साथ एक उम्दा से होटल में लंच किया। वो बहुत सरशार दिखाई दे रही थी, यूं जैसे उसने कोई बहुत बड़ी सल्तनत फतेह कर ली हो। अब क्या इरादा है? मैंने खाने से फारिग होने के बाद सलोमी से पूछा। मैंने तो खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया है, उसने खुमार आलूद आवाज में कहा। लिहाजा तुम बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है? अपनी फतवात में इजाफा करने का इरादा है? तुम मेरा साथ दे सकोगी? वो बड़ी आसूदगी से मुस्कुराई। कौन जानता है कि किसकी फतवात में इजाफा होगा? मैं जानता हूँ, मैंने भी मुस्कुरा कर कहा। बस ये नहीं मालूम कि ये मुहिम कहाँ सर की जाएगी। जहाँ तुम कहो, उसने कहा। उसके लहजे में मुकम्मल खुद सपुर्दी की कैफियत मौजूद थी। मैं तो तुम्हें जहन्नुम में भी ले जा सकता हूँ, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। और तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी जाना मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं होगा, सलोमी ने मखमूर लहजे में कहा। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया और बिल अदा करके उसके साथ बाहर आ गया। उसने ये मालूम करने की जरा भी ज़हमत नहीं की थी कि मैं उसे कहाँ लिए जा रहा हूँ। ड्राइविंग के दौरान वो मुझसे तकरीबन चिपक कर बैठ गई थी और उसने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया था। मेरा रुख अपनी आरदी क़यामगाह की तरफ था। तुमने सोनिया को क्या सजा देने का फैसला किया है? अचानक मैंने कहा और उसने चौंक कर अपना सर मेरे शाने पर से हटा लिया। क्या जरूरी था कि तुम इस मौके पर उसका जिक्र करके सारा मजा किराकरा कर दो? उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। तुम तो नाराज ही हो गई। मैंने धीरे से हंस कर कहा, हालांकि तुमने नाराज ना होने का वादा किया था। वो बहुत मगरूर और खुद सर है, उसकी वजह से बहुत से गाहक मेरी तरफ मुतवज्जो नहीं होते। तुम बताओ उसकी क्या सजा होनी चाहिए? उसका पत्ता साफ करा दो, तुम्हारी राह हमवार हो जाएगी, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। किसी की जान लिए बगैर काम चल रहा हो तो खून अपनी गर्दन पर लेने से क्या फायदा? बात तो तुम दुरुस्त कह रही हो, लेकिन अगर तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो फिर तुम्हारा कारोबार मुतासर होगा। मैं उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दूंगी? सलोमी ने बुरा मान कर कहा। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है। मैं उसका चेहरा बिगाड़ कर उसे छोड़ दूंगी, वो खुद ही कहीं मुंह काला कर जाएगी।
मैं सन्नाटे में आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर शफाक होगी। कितने सुकून से उसने सोनिया का चेहरा बिगाड़ने का जिक्र किया था। तुम बहुत ज़हीन हो, मैंने खुद पर काबू पाते हुए तारीफी लहजे में कहा। तुमने वाकई बहुत उम्दा तरकीब सोची है। उम्दा तरकीब है ना? वो खुश होकर बोली। ख्वामुखा किसी को मारने से क्या फायदा, उसका चेहरा तबाह हो जाएगा तो मेरी राह का कांटा खुद ही निकल जाएगा। उसने एक बार फिर मेरे शानों पर सर टिका दिया। मैं होंठ पीछे कार ड्राइव करता रहा। जो लोग मेरे जानी दुश्मन बने हुए थे उनकी फराम करदा इतला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी। सोनिया को वाकई अदनान ने ही अगवा कराया था। बाकी मानदा तजिया करके सही नतीजा मैंने ही अखज किया था। लेकिन अगर उन्होंने मुझे ये इतला फराम ना की होती तो मैं उन्हें सोनिया के अगवा का जिम्मेदार तस्वुर करता रहता। मैंने निगाह उठाकर अकब नुमा आईने में उस कार को देखा जिसमें 4 अफराद सवार थे। ये वही नामालूम लोग थे जो गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरे पीछे लगे हुए थे। उन्होंने अभी तक अमलन मुझसे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो किस चक्कर में है और मुझ पर किस जाविये से हाथ डालना चाहते हैं। अदनान के चक्कर में उलझ जाने की वजह से मुझे भी इतना मौका नहीं मिल सका था कि मैं उन पर पूरी तवज्जो सर्फ कर पाता। लेकिन अब मुझे कुछ न कुछ करना था। क्या करना था इसका फैसला मैंने अभी नहीं किया था, क्योंकि ये फैसला तो वक्त आने पर ही किया जा सकता था। सलूमी की तवज्जो रास्तों की तरफ नहीं थी। अगर होती भी तो मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरा ठिकाना किसी की नजरों से पोशीदा नहीं था। आर्थर और टारमंडू को हलाक करने वाले भी मेरी इस पनाहगाह को देख चुके थे। अब अगर सलूमी भी उसके रास्तों से वाकिफ हो जाती तो मेरा क्या बिगड़ जाता। उसे तो वैसे भी मेरे उताब का निशाना बनना था। बंगले पर पहुंचने के बाद सलूमी उसी कैफियत का शिकार रही। उसने बस सरसरी अंदाज में बंगले की तारीफ की थी, वरना दर हकीकत तो वो मेरे कुर्ब से मदहोश थी। होती भी क्यों ना, क्योंकि उसकी और मेरी उम्र में बड़ा ज्यादा फर्क था। और अचानक मुझे अपनी जात में दिलचस्पी लेते देखकर वो अपने आप से बेगाना हो गई थी। ये तो कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं थी। गुज़िश्ता रात मेरी जुर्रत का मुजाहरा भी वो देख चुकी थी। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले आया। फौरी तौर पर मैं अदनान के रूबरू ले जाना मुनासिब नहीं समझा था। ये वही ड्राइंग रूम था जहाँ मैंने पहली बार गुमनाम काल वसूल की थी, जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। आई को 1 और ओ को 0 करार दिए जाने की मिसाल याद करके मुझे अचानक ही हंसी आ गई। क्या बात है? सलूमी ने मेरी गर्दन में बाएं डालकर तकरीबन झूलते हुए कहा। तुम हंस क्यों रहे हो? खुश हो रहा हूँ, मैंने उसे अपनी गर्दन छुड़ाते हुए कहा। मगर तुम मेरे गले का हार क्यों बन रही हो? मैं तो तुम्हारी जीत बनना चाहती हूँ। उसने कुर्बान हो जाने वाली नजरों से मुझे देखा। मैं तुम्हें किसी ऐसी ट्रॉफी से कम तो नहीं समझता जो किसी बड़े मुकाबले में अव्वल आने पर मिली हो। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा और वो मुझ पर लद गई। ये एक नशस्त वाला सोफा है। मैंने उससे जान छुड़ाने की कोशिश की। तुम उधर दूसरे सोफे पर क्यों नहीं बैठ जाती? कभी ट्रॉफी करार देते हो और कभी जान छुड़ाने की कोशिश शुरू कर देते हो। उसने मुंह फुला लिया। इसलिए तो मैंने मेडल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था। कौन तुम्हें गले से लटकाए फिरता? अपनी तमाम तरह आनत के बावजूद वो हंस पड़ी, यूं जैसे मैंने उसकी तारीफ की हो। तुम बहुत बहादुर हो, वो मुझसे अलहदा हुए बगैर बोली। अदनान मुझसे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। उसकी तारीफ मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है। मैंने तंज किया, मगर उसे लहजे पर तवज्जो देने का होश ही नहीं था। वो बहुत कम किसी को खातिर में लाता है और तुम्हारी वजह से तो उसने मुझे भी डांट दिया था, जरा लिहाज नहीं किया। वो तुम्हें भी तो बहुत अहमियत देता है। मैंने उसे खरीदने की कोशिश की। तुम भी तो किसी से कम नहीं हो। हाँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसका साथ भी तो बहुत दिया है। अब उसे मेरी कोई खास जरूरत नहीं रही, मगर वो कहता है कि मैं उसकी जरूरत हूँ। बड़ी बात है, वरना अक्सर लोग जब बुलंदी का सफर शुरू करते हैं तो खराब वक्तों के साथियों को भूल जाते हैं। मैंने महसूस किया कि मेरी ये बात उस पर बुरी तरह असरअंदाज हुई। मालूम नहीं मेरी बात में क्या असर था कि वो मुझसे अलहदा हुई और दूसरे सोफे पर जाकर बैठ गई। कभी उसकी साथी नहीं रही। सलूमी ने कहा, उस वक्त तो हमारे ताल्लुकात भी नहीं थे। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। अदनान तू कह रहा था कि तुम उस वक्त से उसके साथ हो। वो गलत कह रहा था। सबसे यही कहता है, लेकिन हकीकत यही है कि उस वक्त हम दोनों बस एक दूसरे से वाकिफ थे। इससे ज्यादा हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। बात कुछ समझ में नहीं आई। अदनान को इस किस्म की गलत बयानी करके क्या हासिल होता है? ये उन दिनों की बात है जब अदनान एक गुमनाम शख्स था। मेरा कारोबार भी निचले दर्जे के लोगों तक महदूद था। उन दिनों अदनान का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम तमकीन था। मेरे उससे ताल्लुकात थे। कभी कभार अदनान के यहाँ उससे मुलाकात हो जाती थी। उससे मेरी बातचीत कभी सलाम दुआ से आगे नहीं बढ़ी। उसने मेरी जात में कभी गैर मामूली तो क्या मामूली दिलचस्पी का मुजाहरा भी नहीं किया। फिर वो सरकारी पार्टी में शामिल हो गया। तमकीन ने भी किसी लड़की से शादी कर ली थी, इसलिए उसे भी मेरा मेल जोल बहुत कम हो गया।
कुछ अर्सा उसी तरह गुजर गया। फिर अचानक एक रोज अदनान खुद मेरे पास आया और मुझे पार्टी में शामिल होने की ऑफर की। मैंने इनकार किया तो उसने मेरे साथ रात गुजारने की ख्वाहिश का इजहार किया। ये तो मेरा धंधा था, मैं भला इनकार कैसे कर सकती थी। मैंने उसके साथ रात गुजारी। सुबह रुखसत होते वक्त उसने जो रकम दी वो मेरे मामूल के मुआवजे से कहीं ज्यादा थी। उसके बाद हमारे ताल्लुकात बढ़ते ही चले गए। क्या ये बात अजीब नहीं कि जब उसका ताल्लुक निचले तबके से था तो तब उसने तुम पर कोई तवज्जो नहीं दी, और जब वो तरक्की कर गया तो अचानक ही तुम पर मेहरबान हो गया। जबकि पैसा आ जाने के बाद उसके लिए लड़कियों की क्या कमी रह गई थी। उसके एक इशारे पर तुम जैसी हजारों खुद को निछावर करने के लिए तैयार रहती होंगी। सलोमी ने मुझे गौर से देखा। मालूम नहीं तुम क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि ये सवाल मेरे ज़हन में भी पैदा हुआ था और मैंने अदनान पर इसका इजहार भी कर दिया था। उसका कहना है कि वो मुझे उस वक्त भी पसंद करता था, लेकिन चूंकि मेरे ताल्लुकात उसके दोस्त तमकीन से थे इसलिए वो मुझसे रब्तो ज़ब्त नहीं बढ़ाना चाहता था। ये बड़ी अजीब बात है। मैंने कहा अगर उसे अपने दोस्त का इतना ही ख्याल था तो बाद में भी रहना चाहिए था। मुझे ये सब कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस ये जानती हूँ कि वो मुझे बेहतरीन मुआवजे दे रहा था। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए था। और उसका ये कहना कहाँ तक दुरुस्त है कि तुमने मौजूदा मुकाम तक पहुँचने में उसकी बहुत मदद की है। मदद क्या की, बस बाज़ औक़ात ऐसी इतलात उस तक पहुँचा दी जो मेरे इल्म में आ गई थी। मैंने कोई खास तौर पर उसके लिए तो कोई काम नहीं किया। गोया इस सिलसिले में उसने मुझसे गलत बयानी नहीं की थी। मैंने कहा जब तुमने उसके लिए काम करने की हामी भर ली है तो फिर तुम क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हो। सलोमी बोली मुझे मालूम तो होना चाहिए कि जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ वो किस किस्म का आदमी है और मुझे उसके साथ क्या रवैया इख्तियार करना है। हाँ, उसने गलत बयानी नहीं की थी, मगर तुम आम खाओ। वो मेरा बास है और बास के पसंदीदा आम पर बतैतों का कोई हक नहीं होता। जो आम सिर्फ उसी के नाम हो। उसने बाईं आंख दबाई। लेकिन जो आम हो उसे गुरेज नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत डर लगता है। अब मैं उसका मातहत हूँ। कोई आम आदमी होता तो जाहिर है मुझे उसकी परवाह ना होती। क्या फजूल किस्म की बातें ले बैठे हो। वो झुंझला गई। वक्त से फायदा उठाना सीखो। हाथ आई नेमत से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं होता, बल्कि गुफराने नेमत कहलाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा लेकिन मैं नेमत की तारीफ इस अंदाज में नहीं करता जिस अंदाज में तुम करती हो, और मैं अदनान से किसी ऐसे शख्स की तारीफ नहीं कर सकती जो मेरी तौहीन का मुर्तकिब रहा हो। सलोमी ने धमकी अमेज लहजे में कहा मुलाजमत करनी है तो आदाबे मातहती सीखो। पहली बार मातहती कर रहा हूँ, अब तुम ही मुझे आदाबे मातहती सिखाओगी। मैंने कहा और वो खुश होगी। बस तो फिर जो मैं कहूँ उस पर अमल करते रहो। मैं तुम्हें कुंदन बना दूंगी। क्या तुम मुझे कुंदन तराश समझती हो। मैंने एक बार फिर संदिया लहजे में कहा, मगर इस बार भी उसने मेरा लहजा नजरअंदाज कर दिया। मैं तुम्हें तराश खराश की ऐसी चमक अता करूंगी कि देखने वालों की आंखें खैरा हो जाया करेंगी। यहाँ मेरे पास आकर बैठो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती, मैंने हिचकिचाने की अदाकारी करते हुए कहा। और वहाँ फ्लैट पर जो तुमने मुझे आगोश में ले लिया था वो हुराई। उस वक्त मुझे ख्याल नहीं था कि तुम बास की मंजूर नजर हो, इसलिए बहक गया था। एक बार फिर बहक जाओ। वो आंखें बंद करके मखमूर लहजे में बोली, लेकिन टेलीफोन की घंटी ने उसकी महवियत तोड़ दी। मैं समझ गया कि फिर वही गुमनाम काल है। रिसीवर उठाने पर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई। उम्मीद है तुमने मेरी फराम करदा इतलात की अपने तौर पर तस्दीक कर ली होगी। हाँ, और ये भी याद रखो कि मैं किसी किस्म का उधार रखने का कायल नहीं हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे सारे कर्जे चुका दूंगा। एक इतला और भी है। दूसरी तरफ से कहा गया, अगर तुम पहले की तरह बेतबारी ना करो तो हम तुम्हें वो इतला भी फराम कर दें। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। जो कुछ हो रहा था वो मेरे लिए पसंदीदा नहीं था, लेकिन मैं इस बुरी तरह फंस गया था कि उन लोगों का कर्ज चुका नहीं पा रहा था, जबकि ये मेरे लिए बहुत मामूली सी बात थी। मैं आंख बंद करके एतबार करने का कायल नहीं हूँ। मैंने कहा, आगे तुम्हारी मर्जी, बताओ या ना बताओ। तुम बहुत चालाक हो नारमन शलूफ, लेकिन हम तुम्हें इतला जरूर फराम करेंगे। पहले ये बताओ, क्या अदनान को जबरदस्ती पकड़ लाए हो? मैं एक आजाद आदमी हूँ। क्या तुम मेरे मामलात में मुदाखलत करना चाह रहे हो? हरगिज़ नहीं मिस्टर नारमन, हम मामलात में नहीं जिंदगियों में मुदाखलत किया करते हैं। हमने पहले ही तुम्हें समझाने की कोशिश की थी कि अदनान से मत उलझो, लेकिन तुम नहीं माने। सोनिया के अगवा के बाद अदनान के वो आदमी जो तुम्हारी क़यामगाह की निगरानी कर रहे थे वापस चले गए थे, लेकिन अब वो लोग फिर वापस आ गए हैं और इस बार उनके तेवर भी अच्छे दिखाई नहीं देते। मैं हैरान रह गया। दोबारा निगरानी शुरू होने का मतलब ये था कि वो अदनान के अगवा से बाखबर हो चुके थे, जबकि मैंने हर तरह से तदराक कर लिया था। फिर ये बात अदनान के आदमियों के इल्म में किस तरह आई? हेलो नारमन, क्या फोन बंद कर दिया? नहीं, मैं सोच रहा था कि उनकी यहाँ दोबारा आमद का मकसद क्या हो सकता है।
अपनी जान की खैर मनाओ, वो कमांडो एक्शन भी कर सकते हैं। अगर तुम हमेशा इस तरह की हरकतें करते हो तो हमें हैरत है कि तुम अब तक जिंदा क्यों हो। मैंने क्या कहा लगाया, अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी पोजीशन बहुत मजबूत है। तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो अपने सरबराह की जिंदगी खतरे में डालना पसंद करेंगे? शायद तुम ठीक ही कह रहे हो, तुमने अपनी मजबूती कर ली है, मगर क्या तुम तनहा बाहर नहीं निकलोगे? मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ, लेकिन मैं उनके लिए तरने वाला साबित नहीं हूँगा। तुम्हारी वजह से हमें बहुत मेहनत करना पड़ रही है, लेकिन तुमने भी शायद तय कर रखा है कि किसी और के हाथों मारे जाओगे। ना कोई होने को रोक सकता है और ना लिखे हुए वक्त को तब्दील किया जा सकता है। ये बात समझ में नहीं आई कि अदनान के बाद सलोमी को अगवा करने की क्या जरूरत थी। बातों की रवानी में शायद तुम भूल गए हो, तुम्हारी फराहम करदा इतला की तस्दीक के लिए मैंने यही जरिया तो इख्तियार किया है। सलोमी पर इज़्तिराबी कैफियत तारी हो रही थी, वो शायद ठीक से गुफ्तगू भी नहीं सुन रही थी। यही वजह है कि जब मैं फोन बंद करके उसकी तरफ मुड़ा तब भी उसने फोन के बारे में कोई सवाल नहीं किया। फोन पर मुख्तसर गुफ्तगू किया करो, खास तौर पर उस वक्त जब कोई तुम्हारा मुंतजिर बैठा हो। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से तुम्हें ज़हमत उठानी पड़ी। मैं उठकर उसके बराबर जा बैठा। तुम्हारी वजह से मुझे जो कोफ्त उठाना पड़ी उसका अदाला भी तुम्हीं को करना पड़ेगा। वो मुझसे लिपट गई। तुमने वादा किया था कि मुझे अनोखी लज्जतों से आशना कराओगी, नए जहानों की सैर कराओगी। हाँ, मैंने वादा किया था, मगर पेशकदमी तो तुम ही करोगे ना, या वो भी मुझे ही करनी पड़ेगी? वो बेबाकी से मुस्कुराई। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तुमने किसे इस लज्जत से आशना किया होगा, मैंने कहा, और वो बिन्ना कर मुझसे अलहदा हो गई। समझ में नहीं आता कि तुम किस किस्म के आदमी हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि किस मौके पर बात क्या करनी है। ये बात तो खुद मेरी समझ में भी नहीं आती। अब मुझे तमकीन का ख्याल आ रहा है, मालूम नहीं वो कहाँ होगा। जहन्नुम में गया तमकीन, और उसके साथ ही अदनान भी। सलोमी ने चिढ़ कर कहा, इस वक्त मेरे अलावा तुम किसी और की बात मत करो। तमकीन की हद तक तो दुरुस्त है, मैंने सारी लाया, लेकिन तुम मेरे बास को कुछ नहीं कह सकती। मैं जा रही हूँ। सलोमी गुस्से में बिफर कर उठी और ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने झपट कर उसे पकड़ दिया। अरे तुम तो नाराज ही हो गई, मैंने उसे आगोश में लेते हुए कहा, और वो यूं पिघल गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, सलोमी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। तुम मुझे अनाड़ी मालूम होते हो। वो तो मैं सीख ही लूंगा, लेकिन तुम्हें चाहिए कि मुझे समझने की भी थोड़ी सी कोशिश करो। मुझे लगता है कि हमारे ताल्लुकात बरसों चलेंगे। तवील अरसे तक कायम रहने वाले ताल्लुकात की खबर सुनकर वो मजीद खुश हो गई। लेकिन तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता दूंगा, पहले मेरी कमजोरियों के बारे में सुन लो, जिनकी वजह से तुम इस वक्त नाराज हुई। अगर मेरे ज़हन में कोई बात अटक जाए तो मैं कुछ और नहीं कर सकता। उसने मुझे टटोलने वाली नजरों से देखा। मसलन इस वक्त तुम्हारे ज़हन में कौन सी बात अटकी हुई है? ग्रामोफोन की सुई तमकीन पर अटक गई है। बस मैं यही सोचे जा रहा हूँ कि मालूम नहीं वो कहाँ होगा, तुम्हें कितना याद होगा। मैं खुद भी अक्सर उसके बारे में सोचती हूँ, अदनान से भी उसका जिक्र करती रहती हूँ। आखिर वो उसका दोस्त भी तो था, तो क्या अदनान उसे याद नहीं करता? जब मैंने उसे कहा तो वो मजीद मगमूम नजर आने लगी। बुरे वक्तों के साथ ही कभी भुलाए नहीं जा सकते, ख्वाह इंसान कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन उन्हें इस तरह नजरअंदाज भी तो नहीं कर दिया जाता जिस तरह तुम दोनों ने उस बेचारे को कर दिया है। कौन कहता है कि मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया है? मैंने तो कई बार उसे तलाश करने की कोशिश की, मगर वो मालूम नहीं कि कहाँ चला गया। क्योंकि मैंने उसके तमाम दोस्तों को टटोल कर देख लिया, मगर उसके बारे में तो किसी को कुछ भी नहीं मालूम। वो ऐसा लापता हुआ कि उसकी आज तक कोई खबर ही नहीं मिल सकी। तुम तो बता रही थी कि उसने शादी कर ली थी। मैंने कहा, तुम किस तरह उसकी बीवी तक रसाई हासिल करके उससे मालूमात हासिल कर सकती थी? सिर्फ शादी नहीं की थी, उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, मगर वो अपनी बीवी बच्चों समेत लापता हुआ है। मालूम नहीं उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया। मुझे इस बात पर हैरत हुई, कोई शख्स यूं लापता नहीं हो सकता था, लेकिन मैं इस इतला पर ज्यादा तशवीश नहीं कर सकता था, इसलिए कि ये बात बहुत ज्यादा अहम नहीं थी। मैं किसी और जरिए काम चला सकता था। तमकीन अगर मिल जाता तो अदनान का माजी आईना हो जाता। अब मुझे किसी और तरह काम चलाना था। अभी तुम्हारे ज़हन में एक और बात अटकी हुई है। सलोमी मुस्कुराई। अब तुम्हें सोनिया याद आ रही होगी। तुमने याद दिला दिया है तो सोच रहा हूँ कि उसका चेहरा बिगाड़ने के लिए तुम कौन सा तरीका इख्तियार करोगी। उसका चेहरा बिगड़ने में तुम्हारी दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। सलोमी शोखी से मुस्कुराई और मैंने इस बात में सर हिला दिया। सलोमी शोखी से मुस्कुराई और मैंने इस बात में सर हिला दिया। झूठ मत बोलो अली अहमद, जिसकी वजह से ब्लैकमेल होकर तुमने अदनान जैसे शख्स की मुलाजमत करना कबूल कर ली, उसे बचाने के लिए तुम क्या नहीं करोगे? तुम ठीक कह रही हो, मैंने बेबसी से कहा। वाकई में उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ। सोच लो अली अहमद, तुम बहुत बड़ा दावा कर रहे हो।
अपने दावे पर पूरा भी उतर सकोगे? मैं बहुत सोच समझ कर बोलता हूँ, तुम मुझे आजमा कर देख लो, जो कुछ मैंने कहा है उस पर 100% पूरा उतरूंगा। सोनिया रिहा हो सकती है और तुम्हें उसके इवज कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, बस मेरी एक मामूली सी फरमाइश पूरी करनी पड़ेगी। मुझे अंदाजा था कि वो किस किस्म की फरमाइश कर सकती है, लेकिन फिर भी मैंने उसे पूछ लेना जरूरी समझा। मुझे जल्दी बताओ ताकि मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करके जल्द से जल्द उसे रिहा करा सकूं। मैंने बेताबी का मुजाहरा किया। उसके होंठों पर एक पुरहवस मुस्कुराहट फैल गई। मुझे सिर्फ एक बार सैराब कर दो और उसके बाद मुझसे मुस्तकिल ताल्लुकात कायम रखने का वादा कर लो, मैं उसे चुटकी बजाते में रिहा करा दूंगी। तो फिर इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, मैंने उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहा और अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं उसी तरह उसे लेकर उस कमरे तक पहुंच गया जहां अदनान को बंद कर दिया गया था। कमरे के दरवाजे पर रुककर मैंने चाबी निकाली और दरवाजा गैर मुकफ्फल करके खोल दिया। सलोमी की आंखों में सुर्ख डोरे तैरने लगे थे, लेकिन कमरे का अंदरूनी मंजर देखकर वो हवास बाख्ता होगी। उसने अदनान को देख लिया था और ये बात फौरन ही उसकी समझ में आ गई थी कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। वो कुछ कहने के लिए मेरी तरफ मुड़ी, मगर मैंने उसकी बात सुनने से कबल ही उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे धक्का दिया और वो कमरे के फर्श पर जा गिरी। उसके मुंह से मुगल्लदात का तूफान फूट निकला। मैं उसकी मुगल्लदात से बेपरवाह होकर कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। अदनान बेबसी से खड़ा मुझे देख रहा था। सलोमी ने इतराफ कर लिया है कि सोनिया को तुमने ही अगवा कराया है, मैंने अदनान को घूरते हुए कहा और वो गुस्सीली नजरों से सलोमी को देखने लगा। ये झूठ बोल रहा है, सलोमी चीखी। इसकी बातों में मत आना, इसने मुझे भी धोखा देने की कोशिश की थी, मगर मैं इसकी बातों में नहीं आई। मेरे होंठों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभर आई। ये बात साबित हो चुकी है अदनान के सोनिया को तुमने ही अगवा कराया है। अब भी तुम्हारी बचत की एक ही सूरत है, सीधी तरह बता दो कि सोनिया कहाँ है, लेकिन उसका पता बताने के बाद मेरी जिंदगी की कोई जमानत नहीं रहेगी। अदनान ने कहा। तुम बहुत घटिया बात कर रहे हो अदनान, मैंने नफरत से कहा। जिस तरह मैंने सलोमी से ये बात उगलवाई है कि सोनिया के अगवा की जिम्मेदारी तुम पर है, उसी तरह मैं किसी और जरिए से भी सोनिया तक पहुंच सकता हूँ। अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके बल पर तुम मुझसे सौदेबाजी कर सकोगे तो ये तुम्हारी भूल है। इस तरह तुम अपनी मौत को यकीनी बना दोगे। वो तुम्हारी बीवी है और जहाँ भी है आराम से है। जब तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं भी उसे रिहा कर दूंगा। अगर तुम मुझे मार दोगे तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी और मुझे यकीन है कि तुम मुझ जैसे गैर मुतल्लक आदमी की खातिर अपनी बीवी की जान का खतरा मोल लेना हरगिज पसंद नहीं करोगे। तुम किस चक्कर में आ रहे हो अदनान? सलोमी फिर चीखी। इसने झूठ बोला था, सोनिया इसकी बीवी नहीं है। सुन लिया तुमने, मैंने अदनान को घूरते हुए कहा। मैंने झूठ बोला था कि हमने शादी कर ली है। अब तुम्हारा क्या ख्याल है? कुछ देर तक तो अदनान सख्ते किसी कैफियत में रहा, फिर संभल कर बोला, अगर तुमने उससे शादी नहीं की तो उसके लिए क्यों इतने लंबे चक्कर में पड़ रहे हो? मैं तो खैर बेवकूफ आदमी हूँ, मैंने तंदिया लहजे में कहा, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों सलोमी के चक्कर में आ गए? अदनान बगले झांकने लगा। उसके पास मेरी बात का कोई जवाब नहीं था और मैं किसी चक्कर में नहीं फंसा हूँ अदनान। मैं तो पहले की तरह आजाद हूँ, चक्कर में तो तुम फंसे हो। इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। और तुमने देख लिया सलोमी, ये है तुम्हारा सबसे बड़ा हमायती, मैंने अदनान की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसका असर देखो और इबरत पकड़ो, बल्कि इससे बड़ा कोई और हमायती है तो बताओ। सलोमी ने मुझ पर झपटने की कोशिश की, मगर मेरे एक ही थप्पड़ ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो उछलकर बेड पर जा पड़ी। उसके होंठों से खून की एक पतली सी लकीर बह रही थी। तुम बेगैरत हो, ना मर्द हो, एक औरत पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? उसने अजियानी अंदाज में कहा और बेतहाशा रोने लगी। मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। कुछ देर पहले तो वो सोनिया का चेहरा बिगाड़ने की बातें कर रही थी। उसकी रिहाई के इवज मुझे ब्लैकमेल करके अपने सफली जज्बात की तस्कीन की ख्वाहिशमंद थी। मुझे उस पर किस तरह तरस आ सकता था? जो औरत अपनी हुदूद भूल जाए उसे हुदूद में लाना मर्द का ही फर्ज होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। वैसे यहाँ तुम्हारा एक आशना भी मौजूद है, तुम्हें पिटते देखकर उसे गैरत क्यों नहीं आई? जवाब में सलोमी ने अदनान को भी बेशुमार मुगल्लदात से नवाज कर रख दिया। अदनान किसी मुजरिम की तरह निगाहें झुकाए खड़ा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि मुझसे उलझने का अंजाम क्या हो सकता है। और अब तुम्हारा नंबर है अदनान, मैंने जेब से पिस्टल निकालते हुए कहा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, अगर तुमने सोनिया के बारे में जबान ना खोली तो मैं तुम्हारे भेजे में गोली उतार दूंगा। मेरे लहजे की सफाकी ने अदनान को लर्जा कर रख दिया। ये हकीकत थी कि अगर उसने इस मौके पर जबान ना खोली होती तो मैं वाकई उसे गोली मार देता।
मैंने उसकी आंखों में शदीद ज़हनी कशमकश के तासरात देख लिए थे। उसके अंदाजे से मैंने ये भी भांप लिया था कि वो सलोमी के सामने बात करने से गुरेज कर रहा है। ये बात खासी अजीब थी, मगर मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी कि वह सलोमी के सामने जबान खोलने से क्यों गुरेजा है। मुझे तो सिर्फ उसकी जबान खोलने से दिलचस्पी थी। मैं तो जल्द अज जल्द हकीकत जान लेने के चक्कर में था। मैं जानता हूँ कि तुम तशद्दुद के बगैर नहीं मानोगे। दफातन मैंने कहा, चलो कमरे से निकलो, मैं तुम्हें अभी सीधे किया दे चलो कमरे से निकलो, मैं तुम्हें अभी सीधा किए देता हूँ। मैंने पिस्तौल से उसे चलने का इशारा किया। सलोमी ने भी हमारे साथ निकलने की कोशिश की थी, मगर मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे अंदर धकेल कर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया और अदनान को लेकर ड्राइंग रूम में आ गया। बैठ जाओ। मैंने उसे बैठने का इशारा करते हुए खुद भी एक सोफे पर बैठ गया। मैंने महसूस किया था कि तुम सलोमी के सामने बात करने से हिचकिचा रहे हो, इसलिए तुम्हें वहां से हटा लाया हूँ। लेकिन मैं अपने उस फैसले पर अब भी कायम हूँ कि अगर तुमने मुझे हकायक से आगाह ना किया तो मैं तुम्हारी छुट्टी करके खुद ही सोनिया को तलाश कर लूंगा। मुझे अंदाजा है कि जो कुछ तुम कह रहे हो उस पर अमल भी कर सकते हो, अदनान ने बराई हुई आवाज में कहा। और अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती, इसलिए मैंने फैसला किया है कि वो बोलते बोलते खामोश हो गया। रुको मत, बोलते रहो। मैंने कहा, अभी तुमने अक्लमंदी की बातें करना शुरू की थी कि फिर खामोश हो गए। दरअसल मैं दो तरफा मुसीबत में फंस गया हूँ, उसने मुस्तरीबाना लहजे में कहा। जबान नहीं खोली तो तुम गोली मार दोगे, और अगर जबान खोल दी तो। वो एक बार फिर चुप हो गया। बोलते बोलते रुक क्यों जाते हो? मैंने झुंझला कर कहा, कहीं मैं तुम्हारी इस हरकत पर तुम्हें शूट ही ना कर बैठूं। मुझे मरने से कोई नहीं रोक सकता, मौत, क्योंकि मौत अब मेरा मुकद्दर हो चुकी है। उसका लहजा वाकई ही उस शख्स का सा लहजा था जिसे अपनी मौत का यकीन हो चुका हो। चंद लम्हों के अंदर अंदर वो बरसों का बीमार नजर आने लगा था। वो अदाकारी नहीं कर रहा था, वो अदाकारी हो भी नहीं सकती थी। उसकी हालत में मेरे देखते ही देखते बहुत बड़ा तगय्युर रूनुमा हुआ था। क्या तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता? क्या तुम मुझे जिंदगी की बख्शिश नहीं दे सकते? उसने मेरे सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हें अपने छोटे छोटे बच्चों का वास्ता देता हूँ, उन्हें अभी मेरी जरूरत है। तुम तो एक रहमदिल आदमी हो, मेरे मासूम बच्चों का क्या कसूर? तुम क्यों उन्हें बाप के साए से महरूम कर देना चाहते हो? उसका अंदाज दर हकीकत किसी ऐसे शख्स का सा था जिसे अपनी जिंदगी की जरा से भी उम्मीद बाकी ना रह गई हो। होश में आओ अदनान, मैंने बुलंद आवाज में कहा। तुम्हारी अपनी गर्दन पर बहुत बेगुनाहों का खून है। आज मेरे सामने इस तरह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम नहीं समझोगे, उसने बड़ी मायूसी से कहा। बात इस तरह तुम्हारी समझ में आ भी नहीं सकेगी। मैंने तुम्हें बता दिया तब भी तुम यकीन नहीं करोगे। यकीन करना या ना करना ये मेरा काम है, मैंने भिन्ना कर कहा। तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि मुझे हकायक से आगाह कर दो। हो मेरे खुदा, मैं एक बहुत बड़ा राज जाहिर करने जा रहा हूँ। पूरे मुल्क में चंद ऐसे अफराद हैं जो इस राज से वाकिफ हैं। ये राज जाहिर करने के बाद मेरी जिंदगी की जमानत खत्म हो जाएगी। मेरा जी चाहा कि उसकी खोपड़ी में गोली उतार दूं, मगर उसकी हालत इस कदर तबाह थी कि मुझे अपना इरादा मुलतवी करना पड़ा। यकीनन कोई बहुत बड़ी बात थी जो उसकी जबान से अदा नहीं हो पा रही थी। उसकी सफाकी और बेरहमी से वाकिफ होने के बावजूद मुझे उस पर रहम आ रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको जबान खोलने पर किस तरह आमादा करूं। आमादा तो वो था, मगर डर रहा था। अगर उसे किस बात का खौफ था, मेरी समझ में ना आ सका। सुनो, तुम्हें मुझसे इतनी दिलचस्पी हरगिज नहीं हो सकती कि मेरी जान बचाने की खातिर तुम अपना मिशन रोक दो। लेकिन मैं सिर्फ इस तवक्को पर तुम्हें उस राज से आगाह कर रहा हूँ कि तुम बासलाहियत हो। शायद मेरी जान की कीमत पर तुम उस फितने की बेखुनी कर सको जिसका नाम अदनान अब्बासी है। मेरे असाब झुंझुना उठे और मैं बेसाख्ता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ये क्या बकवास है? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, क्या तुम अदनान अब्बासी नहीं हो? वो बेजान से अंदाज में मुस्कुराया। मैंने कहा था ना कि बात इस कदर नाकाबिले यकीन है कि मेरे बताने के बावजूद तुम इस पर यकीन नहीं करोगे। मैं पलके झिपकाए बगैर उसे घूर रहा था। तुम मुझसे कई झूठ बोल चुके हो, मुझे कई बार धोखा देने की कोशिश कर चुके हो। तुम्हारी इस बात पर यकीन करना मेरे लिए वाकई ही नामुमकिन है। अपनी जान बचाने की खातिर मुझे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम यकीन करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। और इस बेहुदा बात पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम अदनान अब्बासी नहीं हो? मैंने खुश्क लहजे में कहा। कोई भी यकीन नहीं कर सकता। जिन लोगों को ये बात मालूम है वो किसी को बता भी नहीं सकते। मैंने अपनी जिंदगी बहुत मुख्तसर कर ली है। उसके अंदाज से तो यही जाहिर हो रहा था कि वो सच बोल रहा है, लेकिन उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। अगर तुम अदनान अब्बासी नहीं हो तो फिर अदनान अब्बासी कौन है? मैंने उसे घूरते हुए कहा। मैं उसका हम शक्ल हूँ। वो खुद तो ज्यादातर बगदाद में रहता है, बसरा शादो नादर ही आता है। क्या तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आता कि दो अफराद के दरमियान इतनी मुशाबत या तो जुड़वा भाइयों में होती है या फिर कहानियों और फिल्मों में दिखाई देती है? मैं पैदाइशी तौर पर उसका हम शक्ल नहीं हूँ। मेरे चेहरे पर
प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अगर ये झूठ है तो इसका सहारा लेकर तुम ज्यादा अरसे तक अपनी जान बचाए रखने में कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं जल्दी हकीकत का सुराग लगा लूंगा। मैंने उसे धमकी दी। तुमने ये भी सोचा कि अगर ये सच हुआ तो मेरा क्या अंजाम होगा? उसने तल्खी से कहा। लेकिन तुम्हें ये सोचने की जरूरत भी क्या है, तुम्हारा तो उल्लू ही सीधा है। उसने मुझे मखमसे में फंसा दिया था। मैं समझ नहीं रहा था कि उसके साथ किस ढब से गुफ्तगू करूं। तुमने मुझे इससे भी ज्यादा कोई अनहोनी बात सुनाई होती तब भी मैं उसकी तस्दीक किए बगैर कोई फैसला न करता। मेरे बयान की तफ्तीश करोगे तो अदनान अब्बासी को जरूर इल्म हो जाएगा और ये बहुत वादे हो जाएगा कि तुमने मुझसे बहुत सी मालूमात हासिल की हैं। अगर ये साबित हो गया कि तुमने मुझसे ताउन किया है तो मैं भूल जाऊंगा कि तुमने जान बचाने के लिए मुझसे ताउन किया था और जिस हद तक भी मेरे बस में होगा मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। अदनान अब्बासी को अब तक मेरे अगवा का इल्म हो चुका होगा। मुझे तो इसी बात पर हैरत है कि उसने मुझे छुड़ाने की अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या मैं ये समझूं कि तुमने अपने आदमियों को कोई इशारा कर दिया था? मैंने उसे घूरा, हरगिज नहीं। लेकिन बात मैं नहीं हूँ, मैं तो खुद किसी और को जवाब दे हूँ। और तुम क्या समझते हो मैंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया? नहीं, मैंने जो कुछ भी किया अदनान की हदायत पर किया। ये उसकी ख्वाहिश थी कि तुम्हें उसके लिए काम करने पर आमादा किया जाए और उसके लिए तुम्हें किसी भी मुआवजे पर रजामंद कर लिया जाए। जब मैंने उसे बताया कि मैंने सोनिया को छोड़ दिया है तो उसने मेरे इस इकदाम को सराहा। लेकिन कोठी में घुसने से तुम्हारी ख्वाबगाह तक पहुंचने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा था। इतनी जल्दी तुमने हदायत किस तरह ले ली? क्योंकि फोन पर मेरा उससे मुस्तकिल राब्ता था। सलूमी ख्वाबगाह में सोनिया के पास मौजूद थी और मैं अदनान अब्बासी को एक एक लम्हे का आंख को देखा हाल सुना रहा था। उसके जराइम की फहरिस्त सुनकर तुम्हारा खून खोल उठेगा। मगर जब मैंने उसे ये इतला दी कि कोई शख्स कोठी में घुसा है तो वो बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि अगर वो शख्स ख्वाबगाह तक पहुंचने में कामयाब हो जाए तो उसकी जान बख्शी कर दी जाए।